डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी भारत की खोज, 5वां पाठ नई समस्याएं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि भारत में किस प्रकार से मुगलों का अंत हुआ और भारतीय साम्राज्य पर 4 शक्तियां थी जो स्थापित हो सकती थी: अंग्रेज, फ्रांसीसी, मराठे और टीपू सुल्तान आदि। लेकिन अंत में अंग्रेजों की विजय हुई, बाकी तीनों हार गए। अब चूंकि भारत में अंग्रेज हैं तो भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि इंग्लैंड के 2 रूप, इस शीर्षक से हम लोग आगे के पाठ को पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं। अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ। भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्चतर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे। अर्थात प्रारंभ में भारत के जो कारीगर थे, शिल्पी थे, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ें बनाया करते थे। जब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ, उस समय भी भारतीय वस्तु इतनी बहुतायत से वहाँ भरी रहती थी कि भारी चुंगी लगाकर और कुछ चीज़ों को तो आना बंद करके रोकना पड़ा। अर्थात पहले भारतीय माल बहुत बिकता था। यूरोप में जब मशीनें आई, मशीनों का आविष्कार कर लिया गया, तो उन्होंने धीरे धीरे भारतीय माल को आना बंद करवा दिया। ये बात स्पष्ट है ये बात स्पष्ट है कि भारत का अर्थतंत्र चाहे जितना विकसित रहा हो, वह बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था जिनका औद्योगिकरण हो चुका था। अर्थात भारत में लोग हाथों से माल बनाते थे और वहाँ पर उद्योगों में माल बनता था। उद्योगों में बना हुआ माल जो है वो सस्ता बनता है, जल्दी बनता है और क्वालिटी अच्छी होती है। आवश्यक हो गया कि या तो वह अपने यहाँ कल कारखाने लगाएं या विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने समर्पण करें, जिसका आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप। अर्थात अब क्या करें भारत वाले, यदि उनसे टक्कर लेना चाहते हैं, उनसे कंपटीशन करना चाहते हैं, तो या तो अपने यहाँ पर कारखाने लगाने पड़ेंगे या फिर अपना काम बंद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या हुआ ये कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ आकर बड़ी तेजी से उस अर्थतंत्र को नष्ट कर दिया जिसे भारत ने खड़ा किया था। अर्थात भारत की सारी अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया और उसकी जगह कोई निश्चित और रचनात्मक चीज सामने नहीं आई। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी। ठीक उस समय जब वह तेजी से अपार धन कमा रही थी, एडम स्मिथ ने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा है, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। और ये बातें भारत के लिए कही गई थी कि भारत में जो अंग्रेज थे वो असल में व्यापार करने आए थे और यहाँ आकर के उन्होंने व्यापार के साथ साथ ही सरकार चलाना भी शुरू कर दिया। यदि सरकार व्यापारियों की है तो वो कभी भी किसी देश का भला नहीं कर सकती, क्योंकि व्यापारी हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुनाफा, फायदा, प्रॉफिट की बात करेगा, तो वो जन कल्याण, लोगों की सेवा का काम तो कभी करेगा ही नहीं। तो इसीलिए एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में लिखा था, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया, अर्थात परमिशन दी भारत में आकर के व्यापार करने की। उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उस समय शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था। 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ। उसके बाद हैम्पडेन और कॉमवेल सामने आए और राजनीतिक क्रांति हो गई। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया। 100 साल बाद कपड़ा बुनने की तेज ढरकी का आविष्कार हुआ, कपड़ा बनने की मशीन का आविष्कार, और उसके बाद तेजी से एक एक करके कातने की कला, इंजन और मशीन के करघे निकल आए, अर्थात कपड़े बुनने के मशीनें और इंजन। इन दो में से भारत कौन सा इंग्लैंड आया? अर्थात भारत में उद्योगों वाला इंग्लैंड आया या फिर अच्छे साहित्यकारों वाला, वैज्ञानिकों वाला इंग्लैंड आया? देख लेते हैं। इन दोनों में से भारत कौन सा इंग्लैंड आया? शेक्सपियर और मिल्टन वाला, शालीन बातों, लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीक में प्रगति करने वाला इंग्लैंड, या फिर बर्बर दंड संहिता, बर्बर मतलब जिसमें दया ना हो, बर्बर दंड संहिता और नृशंस व्यवहार वाला वह इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ था? तो प्यारे बच्चों, दूसरा वाला इंग्लैंड, बर्बर और दंड संहिता वाला, नृशंस व्यवहार वाला,
सामंतवादी प्रक्रिया वाला इंग्लैंड भारत में आया। ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी ये हो जाता है कि गलत इंग्लैंड गलत भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत की स्वतंत्रता खोने का समय, अर्थात जिस समय भारत गुलाम हो रहा था, अमेरिका उस समय में स्वतंत्र हो रहा था। ये सच है कि अमेरिकियों में बहुत से गुण हैं और हम में बहुत सी कमजोरियां हैं। यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं से जकड़े हुए थे। फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने भारत में बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता, जैसा कि उन्होंने हमें बताया है, और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की वह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में और उन सभी बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती है उसने कहीं अधिक प्रगति की होती। कहने का तात्पर्य है कि यदि भारत में अंग्रेजों का शासन न होता, यदि भारत को अंग्रेजों ने गुलाम न बनाया होता, तो भारत अभी जहाँ है उससे बहुत आगे की स्थितियों में और अच्छी स्थितियों में होता। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा होता है। थैंक यू।